नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 12th में हमारा 12वां चैप्टर परमाणु एटम चल रहा है और उसमें हम निल्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुप्रयोग समझ रहे हैं। अनुप्रयोगों में हमने सबसे पहले नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या का व्यंजक देखा। उसके पश्चात कक्षीय वेग का सूत्र फाइंड आउट किया और लास्ट वीडियो में हमने नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न किया। आज की इस वीडियो में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वहां पर फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उन फोटोनों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र यहां पर ज्ञात करेंगे, समझेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रॉन संक्रमण से उत्सर्जित फोटोनों की तरंगदैर्घ्य। इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वहां पर फोटोन उत्सर्जित होते हैं और उन फोटोनों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र आज के इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन संक्रमण से उत्सर्जित फोटोनों की तरंगदैर्घ्य। एक डायग्राम के जरिए आपको समझाते हैं। ये हमारे पास में है नाभिक। आप जानते हैं कि नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक कैसा होता है? धनावेशित। इसके ऊपर ये इस तरीके से आवेश मौजूद हैं, ये धनावेश मौजूद हैं, ठीक है। अब इसके चारों ओर ये निश्चित कक्षाएं बनी हुई है, इनको आप समझें। ये हमारे पास में है उच्च ऊर्जा स्तर, ये तो है उच्च ऊर्जा स्तर, और ये हमारे पास में है निम्न ऊर्जा स्तर। तो उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर, ये हमारे पास में दो ऊर्जा स्तर हैं, उच्च ऊर्जा स्तर तथा निम्न ऊर्जा स्तर, ठीक है। ये अपना नाभिक है। अब क्या है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो उस ऊर्जा को ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर में वो बहुत ही कम समय के लिए रहता है, अल्प समय के लिए रहता है, और अल्प समय के पश्चात वो उच्च ऊर्जा से अपने आद्य ऊर्जा स्तर, अपने निम्न ऊर्जा स्तर में पहुंचता है। तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है और यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां पर निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन संक्रमण। इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आना इलेक्ट्रॉन संक्रमण कहलाता है। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो यहां पर फोटोन उत्सर्जित होगा। क्या उत्सर्जित होगा? गामा फोटोनों का उत्सर्जन होगा। उस फोटोन की तरंगदैर्घ्य ही हमें ज्ञात करनी है। फोटोन की जो ऊर्जा है वो E बराबर होती है h न्यू। ये प्लांक के क्वांटम मॉडल से हमने समझ लिया है, पढ़ लिया है। ये आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वहां पर ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतरालों के बराबर ऊर्जा वाले फोटोनों का उत्सर्जन करता है। तो यहां पर ये मैं जो अभी मैंने लिखा है, दिखाया है, उसको मैं लिख देता हूं, फिर उसके बाद में हम इसकी ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य ज्ञात करेंगे। माना कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर। देखिए उच्च ऊर्जा स्तर को मैं यहां पर नाम देता हूं कि ये N2V कक्षा है, ये N1V कक्षा है। तो N2V कक्षा से इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है? N1V कक्षा में आ रहा है। तो उच्च ऊर्जा स्तर से
निम्न ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, संक्रमण करता है तो फोटोनों के रूप में, फोटोनों के रूप में, फोटोनों के रूप में विकिरणों का उत्सर्जन करता है, विकिरणों का उत्सर्जन, विकिरणों का उत्सर्जन करता है। ओके, अब जो उत्सर्जित विकिरण है उनकी ऊर्जा कितनी होगी वो हमने पढ़ा है बोर की तीसरी परिकल्पना से। तो देखिए बोर की तीसरी परिकल्पना हमें क्या कहती है, बोर की तृतीय परिकल्पना, बोर की जो तीसरी परिकल्पना है वो हमें देखिए क्या कहती है। हमने बोर की तीसरी परिकल्पना में क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा E बराबर E n2 माइनस En1, En2 माइनस En1, कि जब इलेक्ट्रॉन n2वें मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से n1वें निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तब उत्सर्जित जो फोटोन है उसकी ऊर्जा E होगी। ये फोटोन की ऊर्जा है, ये क्या है, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा। और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से हम जानते हैं कि ये जो E होता है वो h न्यू के बराबर होता है, इसके तुल्य होता है, h न्यू के बराबर होता है। न्यू की जगह हम C अपॉन में लैम्बडा पुट कर देंगे तो हमारे पास में इस फॉर्मूले का जो नया रूप है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, समझें, h न्यू जिसकी जगह हम HC अपॉन में लैम्बडा पुट कर देंगे जो कि En2 माइनस En1 के बराबर होता है। तो यहां से 1 अपॉन C बराबर अपने पास 1 अपॉन लैम्बडा बराबर ये आ गया है En2 माइनस En1 अपॉन HC, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 इसे हम दे देते हैं। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और उसकी कुल ऊर्जा का व्यंजक हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जैसे nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र हमने क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं लास्ट वीडियो की। nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे, nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा को हम En से पुट करते हैं nवीं कक्षा के लिए। अब देखिए ये किसके बराबर होती है, m e की घात 4 बट्टे में 8 अपसलन नॉट स्क्वेयर h स्क्वेयर विथ नेगेटिव साइन इनटू में था z स्क्वेयर बट्टे में n स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला था। या हमने हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। ये जो मान है ये मान होता है माइनस में 13 पॉइंट, मतलब ये जो माइनस का साइन यहां लगा दिया इसका मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसके स्थान पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए या इसकी जगह 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दीजिए। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छे से याद रहेगा। ये जो वैल्यू है m e की घात 4 बटे में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, इसको याद रखना थोड़ा सा जटिल काम हो जाता है। अब देखो ये तो है nवीं कक्षा में ऊर्जा, हमें क्या चाहिए n1वीं और n2वीं।
N1V और N2V कक्षा में ऊर्जा हम लिख लेंगे यहां से ही। तो देखिए क्या आ जाएगी हमारे पास में, N1V कक्षा में, N1V कक्षा में, तो उसको हम लिखेंगे EN1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, -m⁴ बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। यह आ गई इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 आ चुका है। अब सिमिलर टाइप से हम EN2 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, N2V कक्षा में, N2V कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जिसको हम EN2 से पुट करते हैं, EN2 बराबर -m⁴ बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर। यह आ गया हमारे पास में Z स्क्वायर बट्टे में N2 का स्क्वायर। यह आ गया हमारे पास में, ठीक है। इसको मैं दे देता हूं समीकरण 3। इसको हम क्या दे देते हैं, समीकरण 3 दे देते हैं। समीकरण 2 और 3 को उठाकर समीकरण 1 में पुट करेंगे। समीकरण 2 और 3 को उठाकर किस में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। देखिए हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण 2 व 3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिल जाएगा अपने पास में, 1/λ बराबर H इंटू C पड़ा ही है। अब देखें, EN2 का मान रखेंगे तो ये माइनस में, EN1 का मान रखेंगे ये माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए चलिए एक बार तो मैं वैल्यू ही रख देता हूं, यहां से ये वाले वैल्यू रखता हूं, m⁴ बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर। ये हमारे पास में पड़ा है Z स्क्वायर बट्टे में N2 स्क्वायर। ये माइनस में है, ये किस में है, माइनस में। या इसकी जगह मैं ऐसे कर सकता हूं कि यहां पर मैं N1 लिख देता हूं, यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, N1। देखो N1 वाली वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस वाला रख दिया मैंने, फिर माइनस का साइन लगाकर ये EN2 की वैल्यू रखेंगे, ये माइनस में रहेगा, m⁴ बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर Z स्क्वायर बट्टे में N2 का स्क्वायर। ये हमारे पास में आ जाएगा। हो सकता है लास्ट का पार्ट है वो कट जाए, हालांकि दिखाई दे रहा है, ठीक से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, 1/λ बराबर, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, m⁴ Z स्क्वायर बट्टे में, देखो एक H एक यहां पर पड़ा है 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H³ इंटू C Z स्क्वायर हमने कॉमन ले ही लिया, पहले ही ले लिया। तो 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में। एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसको मैं अगले पेज पर लिए चलता हूं, क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1/λ बराबर m⁴ Z स्क्वायर बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H³ इंटू C 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में। अब यहां से मैं आपको बता दूं कि ये जो राशि है इसको हम Z लिखेंगे, ये जो कांस्टेंट राशि है इसको हम किसके इक्वल पुट कर देंगे,
आर के इक्वल पुट कर देंगे। किसके इक्वल पुट कर देंगे? आर, जिसको हम रीडबर्ग नियतांक कहते हैं। एकदम सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला हो चुका है, जहां ये जो आर है ये हमने किसके स्थान पर रखा है? एम ई की घात 4 बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू सी। इसको हम कहते हैं रीडबर्ग नियतांक। क्या कहते हैं? रीडबर्ग नियतांक इसको कहा जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो भी देख लीजिए क्या होती है, 1.097 प्रति मीटर, प्रति मीटर, प्रति मीटर इसका मान होता है। ठीक है, ये रीडबर्ग नियतांक होता है। तो अपने पास में जो फॉर्मूला है वो ये निकल कर आ चुका है, ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब देखो ये तो है कि जब कोई फोटोन है वो N2V कक्षा से N1V कक्षा में संक्रमण करता है तो वहां पर फोटोन उत्सर्जित होता है। उस फोटोन की तरंग दैर्घ्य लैम्बडा है, तो 1/λ बराबर जेड स्क्वायर इंटू आर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब यहां पर आप ध्यान दें, यदि हम उत्सर्जित फोटोन की आवर्ती ज्ञात करना चाहें तो देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे? लैम्बडा की जगह हम लिख देंगे, लैम्बडा के स्थान पर सी अपॉन में न्यू लिख देंगे, क्योंकि हम क्या जानते हैं, रिलेशन जानते हैं, सी बराबर होता है न्यू लैम्बडा। तो लैम्बडा के स्थान पर सी अपॉन में न्यू, तो न्यू ऊपर चला गया। न्यू कहां चला गया? ऊपर चला गया है। तो 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर ये आ गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? न्यू बराबर जेड स्क्वायर आर इंटू सी 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, इसको हम पुट कर देंगे। ये हमारे पास में आ चुका है। ठीक है, आवर्ती का सूत्र, आवर्ती का सूत्र। अब देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हालांकि अब जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस है उसमें बहुत सारी चीजें हट चुकी है, फिर भी आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो जो फोटोनों का तरंग दैर्घ्य एक क्रम हमें प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम श्रेणियां। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम श्रेणियां। वैसे स्पेक्ट्रम क्या होता है वो मैं अगले वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, अगले वीडियो के अंदर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, मतलब दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें से इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उस श्रेणी को हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। जो तरंगों का समूह प्राप्त होता है उसको हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, यदि यहां पर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां इस तरीके से है और वहां से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है, संक्रमण करता है, तो उस श्रेणी को हम पामर श्रेणी कहते हैं। इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उस श्रेणी को हम पाश्चन श्रेणी कहते हैं। क्या कहेंगे? पाश्चन श्रेणी। इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उस श्रेणी को हम ब्रैकेट श्रेणी कहेंगे। क्या कहा जाएगा? ब्रैकेट श्रेणी कहा जाएगा। और अंतिम जो श्रेणी है कि जब इलेक्ट्रॉन छठवें, सातवें, आठवें, नौवें ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उस श्रेणी को हम हुंड श्रेणी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वहां पर फोटोनों के रूप में
तरंगों का उत्सर्जन करता है, जिसको हम उस तरंग दैर्घ्य का सूत्र बोर की परिकल्पनाओं की सहायता से फाइंड आउट करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन के अंदर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको थोड़ा सा समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।